नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल मराठा संबंध के विषय में अध्ययन करेंगे। शिवाजी के पूर्वज भोसले वंशीय मराठा थे, यानी कि जो शिवाजी महाराज थे उनके पूर्वज भोसले कहलाते थे, जो नागपुर में रहते थे। इस परिवार का प्रधान पुरुष बालाजी था। बालाजी के दो पुत्र थे, मालोजी और विठोजी, जो अहमदनगर के सामंत जादव राव की नौकरी में थे। कुछ समय बाद जादव राज सिंह ने नाराज होकर मालोजी को नौकरी से निकाल दिया। अतः मालोजी ने अहमदनगर के सुल्तान की नौकरी कर ली और अपनी योग्यता से दरबार में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। जादव राव ने अपनी पुत्री जीजाबाई का विवाह मालोजी के पुत्र शाहजी से कर दिया। यही शाहजी भोसले आगे चलकर अहमदनगर का प्रमुख सेनानायक बन गया। शाहजी भोसले ने कुछ समय बाद बीजापुर के सुल्तान की नौकरी कर ली। वे मैसूर के पठार तथा पूर्वी कर्नाटक में एक राज्य स्थापित कर बीजापुर का एक प्रमुख सामंत बन गया। शाहजी भोसले की प्रथम पत्नी जीजाबाई के गर्भ से ही शिवाजी का जन्म हुआ। शिवाजी के नेतृत्व में ही दक्षिण भारत में मराठा शक्ति का उदय हुआ था। इन मराठों ने मुगल साम्राज्य को ध्वस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। शिवाजी का प्रारंभिक कार्य क्षेत्र मावल प्रदेश था। शिवाजी ने मावल प्रदेश के परिश्रमी नवयुवकों को एकत्रित कर पूना के आसपास के किलों को छीनना आरंभ कर दिया। अहमदनगर और बीजापुर की पतनोन्मुख स्थिति के कारण उनमें एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की इच्छा जागृत हुई और 1647 ईस्वी में वे अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ा। 20 वर्ष की आयु में ही उसने विजय प्राप्त करना शुरू कर दिया और बीजापुर के अनेक दुर्ग जीतकर मराठा राज्य की नींव रखी। शिवाजी ने जावली का प्रसिद्ध दुर्ग जीत लिया था। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने अहमदनगर और जुन्नार पर आक्रमण करके मुगलों को चुनौती दी। यद्यपि तत्कालीन मुगल सूबेदार औरंगजेब ने मराठों को खदेड़ने के लिए नसीर खां को भेजा, किंतु वर्षा आरंभ हो जाने के कारण कोई कार्रवाई संभव नहीं हुई। इसी बीच शाहजहां की गंभीर बीमारी की सूचना के कारण औरंगजेब भावी उत्तराधिकारी संघर्ष में भाग लेने हेतु उत्तर भारत की ओर जाने के लिए तैयार हुआ। अतः औरंगजेब ने बीजापुर से संधि कर ली और शिवाजी ने भी उस समय आत्मसमर्पण करना उचित समझा। उत्तराधिकार संघर्ष में विजय होने के पश्चात तथा मुगल सिंहासन पर अधिकार जमाने के बाद औरंगजेब ने शिवाजी की शक्ति को कुचलने का निश्चय किया। औरंगजेब शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा करता था। उत्तराधिकार संघर्ष के दौरान शिवाजी ने कल्याणी, भिवाड़ी, माहुली पर अधिकार कर लिया। अतः बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी का दमन करने हेतु अफजल खान को भेजा, किंतु शिवाजी ने अपने चातुर्य से 20 नवंबर 1659 ईस्वी को अफजल खां की हत्या कर दी तथा दक्षिणी कोंकण व कोल्हापुर के जिलों पर अधिकार कर लिया। इससे शिवाजी का हौसला बढ़ गया और उसने पन्हाला, बसंतगढ़, खेलना, पंगा व आसपास के किलों पर अधिकार कर लिया। बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी का दमन करने हेतु पुणे सेनाएं भेजी, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। विवश होकर सुल्तान ने शिवाजी को उन प्रदेशों का राजा मान लिया जो उसके अधिकार में थे। शिवाजी का मुगलों से संघर्ष। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति ने सम्राट औरंगजेब को उत्तेजित कर दिया। उसने शिवाजी का दमन करने हेतु अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। शाइस्ता खां ने अपने पूरे सैन्य बल के साथ अहमदनगर से कूच किया। मार्ग में उसने अनेक दुर्गों को हस्तगत किया तथा शिवाजी के पूरे राज्य को रौंदते हुए पूना पर अधिकार कर लिया। शाइस्ता खान ने वर्षा ऋतु
पूना में ही व्यतीत करने के विचार से वहां पर पड़ाव डाल दिया और यहीं से शिवाजी के विरुद्ध अपनी समस्त कार्रवाई संचालित करने लगा। वे पूना महल में ठहरा हुआ था, जिसके चप्पे चप्पे से शिवाजी परिचित था। वे अब शिवाजी ने शाइस्ता खां से निपटने का निश्चय किया। 5 अप्रैल 1663 ईस्वी को रात्रि के समय शिवाजी अपने कुछ चुने हुए सैनिकों के साथ पूना में दुर्ग में घुस गया। जब द्वार पर पहरेदारों ने उसे रोका तो शिवाजी ने यह कहकर उन्हें ये सावधान कर दिया कि वे मुगल सेना के ही मराठे सैनिक हैं जो अपने कार्यस्थल पर जा रहे हैं। अर्धरात्रि को शिवाजी के नेतृत्व में मराठा सैनिकों ने शाइस्ता खां के डेरे पर आक्रमण कर मारकाट आरंभ कर दी। इससे मुगल सेना में खलबली मच गई। शिवाजी ने शाइस्ता खां के शयन कक्ष में पहुंचकर उस पर प्रहार कर दिया। शाइस्ता खां ने खिड़की से कूदकर अपने प्राण बचाए। लेकिन उसके दाहिने हाथ का अंगूठा कट गया। रात्रि के अंधकार में मराठों ने भीषण मारकाट मचा दी, जिसमें शाइस्ता खां के पुत्र सहित अनेक सेवक मारे गए। शिवाजी विद्युत गति से अपने साथियों सहित वहां से फरार हो गए। भौचक्के मुगल सैनिक उसका पीछा भी नहीं कर सके। इस विजय से न केवल शिवाजी की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, बल्कि घर घर में उसकी वीरता और शौर्य की चर्चाएं होने लगी। मुगलों के लिए ये एक भीषण दुर्घटना थी। इस दुर्घटना के समाचार से औरंगजेब आग बबूला हो उठा और क्रुद्ध होकर शाइस्ता खां को बंगाल भेज दिया। अब सम्राट ने शिवाजी का दमन करने के लिए शाहजादा मुअज्जम तथा जसवंत सिंह को भेजा, लेकिन उन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली। उधर शिवाजी का हौसला बढ़ता गया और वे निर्भय होकर मुगल प्रदेशों में लूटमार करने लगा। 1664 ईस्वी में उसने सूरत के समृद्ध नगर को लूट लिया। इस पर औरंगजेब ने आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा। जयसिंह अत्यंत ही वीर, योग्य और कुशल कूटनीतिज्ञ था। जयसिंह ने शिवाजी के विरोधियों को ही नहीं, बल्कि अनेक मराठों को भी प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। अपने मोर्चे को प्रबल बनाकर जयसिंह ने शिवाजी के राज्य पर आक्रमण कर उसे पुरंदर के दुर्ग में घेर लिया। शिवाजी द्वारा लाख प्रयत्न करने पर भी वह इस घेरे से मुक्त न हो सका। अंत में विवश होकर शिवाजी ने जयसिंह के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। जून 1665 ईस्वी में दोनों के बीच पुरंदर की संधि हो गई। संधि के अनुसार शिवाजी ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। शिवाजी अपने 23 दुर्ग मुगलों को समर्पित कर दिए तथा आवश्यकता पड़ने पर मुगलों को सैनिक सहायता देने का वचन दिया। संधि के बाद शिवाजी ने जयसिंह के बीजापुर अभियानों में पूर्ण सहयोग देते हुए अपने वचन का पालन किया। अब राजा जयसिंह शिवाजी को आगरा चलकर सम्राट से भेंट करने के लिए मनाने लगा। शिवाजी ने काफी आनाकानी की, लेकिन चतुर एवं कूटनीतिज्ञ जयसिंह ने उसे आगरा चलने के लिए राजी कर लिया। प्रसिद्ध मराठा इतिहासकार सरदेसाई का कथन है कि स्वयं शिवाजी मुगल साम्राज्य तथा दरबार का व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त करना चाहता था। शिवाजी अपने राज्य का पूरा प्रबंध कर अपने पुत्र संभाजी के साथ मई 1666 ईस्वी में आगरा पहुंचा। मुगल दरबार में शिवाजी का उचित ढंग से राजकीय सम्मान नहीं हुआ और उसे तृतीय श्रेणी के मनसबदारों में स्थान दिया गया। अतः शिवाजी क्रुद्ध होकर भरे दरबार में सम्राट को अपशब्द कहते हुए सम्राट की बिना अनुमति के दरबार से चला गया। यद्यपि औरंगजेब ने उसे खुश करने के लिए खिल्लत भी भेजी, किंतु शिवाजी ने खिल्लत स्वीकार नहीं की। अब औरंगजेब को शिवाजी का मान मर्दन करने का अच्छा अवसर मिल गया। औरंगजेब ने शिवाजी और उसके पुत्र संभाजी को बंदी बना लिया और उन्हें मरवा डालने का निश्चय किया। परंतु गंभीर परिस्थितियों में भी शिवाजी अपना धैर्य नहीं खोता था। उसने तुरंत मुगलों के चंगुल से मुक्त होने का उपाय सोच लिया। शिवाजी ने बीमार होने का बहाना किया। शिवाजी के बीमार होने की बात सर्वत्र फैल गई। हिंदू धर्म एवं परंपरा के अनुसार शिवाजी ने ब्राह्मणों व दीन दुखियों को मिठाई, फल आदि दान देना आरंभ कर दिया। प्रतिदिन बंदी गृह से मिठाई और फलों के टोकरे जाने लगे। शुरू में तो पहरेदारों ने टोकरों की छानबीन की, लेकिन धीरे धीरे वे सावधान हो गए और गफलत करने लगे। अवसर देखकर एक दिन शिवाजी और उसका
पुत्र संभाजी 2 टोकरों में बैठकर बंदी गृह से बाहर निकल गए। शिवाजी अपने पुत्र को मथुरा में एक ब्राह्मण के यहाँ छोड़कर स्वयं सन्यासी के वेश में प्रयाग, काशी आदि स्थानों पर होता हुआ सितंबर 1666 ईस्वी में राजगढ़ पहुंच गया। उसने शीघ्र अपनी माता जीजाबाई से भेंट कर राजकाज अपने हाथ में ले लिया। जब औरंगजेब को इसकी सूचना मिली तो वह भुचक्का रह गया और उसने शिवाजी को ढूंढने हेतु सेना भी भेजी, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। औरंगजेब का अनुमान था कि नारायण मिर्जा राजा जय सिंह के पुत्र कुंवर राम सिंह की असावधानी अथवा सहयोग से शिवाजी भाग निकलने में सफल हुआ। क्रुद्ध औरंगजेब ने कुंवर राम सिंह को शाही सेवा से अलग कर दिया। बीजापुर में मिर्जा राजा जय सिंह की असफलता के कारण सम्राट उससे नाराज ही था। अतः जय सिंह को दक्षिण से हटाकर शाहजादे मुअज्जम को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया। यद्यपि शाहजादा मुअज्जम अपने सहायक जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के साथ दक्षिण की तरफ गया, लेकिन शिवाजी के विरुद्ध उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, क्योंकि एक और तो मुअज्जम को आराम पसंद होना और दूसरी ओर जसवंत सिंह की शिवाजी के प्रति सहानुभूति होने से कोई कार्रवाई नहीं कर सके। इसी समय उत्तर पश्चिमी सीमांत जातियों के विद्रोह के कारण वहां सेना भेजना जरूरी हो गया। अतः जसवंत सिंह के सुझाव पर सम्राट ने मराठों से संधि करने की अनुमति दे दी। 1667 ईस्वी में मुगल मराठा संधि हो गई, जिसके अनुसार शिवाजी को अपने राज्य का स्वतंत्र शासक मान लिया गया तथा संभाजी को 5000 का मनसब प्रदान किया गया। मुगल मराठा संधि के बाद हालांकि कुछ समय के लिए शांति हो गई थी, लेकिन औरंगजेब दोबारा शिवाजी को अपने जाल में फंसाने का प्रयत्न करने लगा, जिससे दोनों में पुनः विरोध उत्पन्न हो गया। जब आर्थिक संकट के कारण दक्षिण के सूबेदार ने अपने कुछ सैनिकों को नौकरी से हटाया, तो शिवाजी ने उन सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती कर लिया। जब सम्राट ने शिवाजी को की एक जागीर कुर्क करनी चाहिए, तो शिवाजी ने सम्राट की सेवा में तैनात अपनी सेना को वापस बुला लिया। इस प्रकार 1670 ईस्वी में दोनों के महत्वपूर्ण संबंध फिर टूट गए। अब शिवाजी ने मुगल प्रदेशों में धावे मारना शुरू कर दिया तथा पुरंदर की संधि द्वारा मुगलों को सौंपे गए दुर्गों पर फिर से अधिकार कर लिया। अक्टूबर 1670 ईस्वी में उसने सूरत को दोबारा लूटा। सूरत की भीषण लूट में शिवाजी को लगभग 132 लाख की संपत्ति प्राप्त हो गई। यद्यपि औरंगजेब ने महाबत खां, बहादुर खां और दिलेर खां को शिवाजी के विरुद्ध भेजा, लेकिन शिवाजी के विस्तार को रोकने में विफलता ही हाथ लगी। तत्पश्चात शिवाजी ने 15 जून 1670 ईस्वी को हिंदू शास्त्र अनुसार अपना राज्याभिषेक करवाया, ताकि दूसरी सरकारें उनके साथ समानता का व्यवहार करें। राज्याभिषेक के अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की। राज्याभिषेक उत्सव के कारण शिवाजी का राजकोष खाली हो गया था। अतः शिवाजी ने मुगल सेनापति बहादुर खां के शिविर पर आक्रमण कर 1 करोड़ रुपए और 200 अच्छे घोड़े लूट लिए। शिवाजी ने बीजापुर, गोलकुंडा व हैदराबाद शहर पर आक्रमण किया, जिससे उसे अच्छा माल हाथ लगा। शिवाजी ने बीजापुर के जिंजी दुर्ग पर अधिकार करके उसे कर्नाटक की राजधानी बना दिया। जुलाई 1678 ईस्वी तक तुंगभद्रा से कावेरी तक का कर्नाटक का समुद्री प्रदेश शिवाजी के अधिकार में आ गया। इन सैनिक अभियानों से शिवाजी को करोड़ों रुपए लूट में प्राप्त हुए तथा गोलकुंडा से मैत्री हो गई। इन्हीं दिनों शिवाजी का ज्येष्ठ पुत्र संभाजी दुराचारी हो गया। शिवाजी ने उसे उपदेश और चेतावनी भी दी, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकलता। तब 1678 ईस्वी में उसे पनाला के दुर्ग में कैद कर लिया गया। लेकिन संभाजी मुगल सेनापति दिलेर खां से साठगांठ कर दिसंबर 1679 ईस्वी में अपनी पत्नी सहित भाग निकला और मुगल शिविर में पहुंच गया। तत्पश्चात संभाजी और दिलेर खान ने मिलकर बीजापुर पर आक्रमण किया। बीजापुर के मंत्री सिद्दी मसूद ने शिवाजी से सहायता मांगी, अतः शिवाजी ने बीजापुर का घेरा डालने वाली मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया। विवश होकर दिलेर खान ने घेरा उठा लिया, किंतु दिलेर खान ने हिंदू प्रजा पर अमानवीय अत्याचार किए। तब हिंदू प्रजा ने संभाजी से रक्षा की प्रार्थना की।
संभाजी ने जब दिलेर खां के सामने हिंदू प्रजा की वकालत की तो दिलेर खान ने उसे बुरी तरह डांटा। उधर औरंगजेब ने संभाजी को कैद कर दिल्ली भेजने का आदेश दे दिया। अतः संभाजी मुगल शिविर से भागकर शिवाजी के पास पनाह आ गया। इससे शिवाजी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने संभाजी को उसके कर्तव्य उत्तरदायित्व के संबंध में उपदेश दिए। लेकिन संभाजी का मन साफ नहीं हुआ। अब शिवाजी को अपने राज्य के भविष्य की चिंता होने लगी। वे इस पारिवारिक दुख को सहन न कर सके और 2 अप्रैल 1680 को ऐसे बीमार हुए कि 13 अप्रैल 1680 को उनका देहांत हो गया। शिवाजी की मृत्यु के बाद भी मुगल मराठा संघर्ष चलता रहा। शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र एवं उत्तराधिकारी संभाजी ने विद्रोही शाहजादे अकबर को शरण दी। इस पर औरंगजेब स्वयं बुरहानपुर पहुंचा और शाहजादे आजम को अकबर का पीछा करने भेजा और स्वयं ने संभाजी पर चारों ओर से धावा बोल दिया। संभाजी ने रत्नगिरी के पास संगमेश्वर के दुर्ग में शरण ली, किंतु अपनी असावधानी के कारण 11 फरवरी 1619 ईस्वी को मुगलों द्वारा पकड़ लिया गया। औरंगजेब ने संभाजी को इस शर्त पर जीवनदान देना स्वीकार किया कि वे अपने समस्त दुर्ग और खजाना उसे सौंप दे। संभाजी द्वारा शर्त स्वीकार करने तथा सम्राट को भला बुरा कहने पर उसे घोर यातनाएं देकर 21 मार्च 1619 ईस्वी को उसकी हत्या कर दी गई। संभाजी की मृत्यु के बाद उसके भाई राजाराम के नेतृत्व में मराठों ने अपना स्वतंत्र संघर्ष जारी रखा। मराठों ने गुजरात तथा बड़ौदा तक धावे मारकर मुगलों की नाक में दम कर दिया। 1700 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ताराबाई ने इस संघर्ष का नेतृत्व किया। और बूढ़े औरंगजेब ने मुगलों के दांत खट्टे किए। सर यदुनाथ सरकार ने लिखा है कि उसका औरंगजेब का शेष जीवन उसी पीड़ित कहानी का दोहराव मात्र है। अधिक पैसा, समय और काफी सैनिकों को खोकर सम्राट किसी पहाड़ी दुर्ग पर अधिकार करता, किंतु मराठे मुगलों की दुर्बल सेना पर आक्रमण करके कुछ महीनों बाद उस पर पुनः अधिकार कर लेते। 2 साल बाद सम्राट उस दुर्ग का पुनः घेरा डाल देता। ताराबाई के नेतृत्व में मराठा शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि औरंगजेब को अपने बचाव में लगना पड़ा। सम्राट के अंतिम वर्ष में तो मराठों ने महाराष्ट्र को पार कर मालवा और गुजरात तक लंबे लंबे धावे मारे। उन्होंने पश्चिमी समुद्र तट के बुरहानपुर, सूरत, बड़ौच और दूसरे समृद्ध नगरों को लूटा और दक्षिणी कर्नाटक में अपना राज्य स्थापित किया। मराठों की इन सफलताओं के समाचार सुनकर सम्राट अपनी पगड़ी फेंकता, होठ काटता और तिलमिलाकर सिर धुनता, लेकिन वे ऐसा ही था क्योंकि मराठा शक्ति उसके लिए विशेला नासूर बन चुकी थी। इन विफलताओं का भार लेकर फरवरी 1707 ईस्वी में औरंगजेब इस लोक से विदा हुआ। शिवाजी ने जिस मराठा जाति को संगठित किया था वे सम्राट औरंगजेब की प्रतिष्ठा एवं प्रणांत का कारण सिद्ध हुई। ताराबाई ने बड़ी योग्यता से मराठा स्वतंत्रता संग्राम का संचालन किया और दक्षिण में मुगलों की जो दुर्दशा हुई वे ताराबाई के नेतृत्व का ही परिणाम थी। औरंगजेब की दक्षिणी नीति उसके लिए प्राणघातक सिद्ध हुई। बीजापुर और गोलकुंडा के विजय और संभाजी की मृत्यु के बाद ऐसा प्रतीत होने लगा था कि औरंगजेब दक्षिण में अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, लेकिन वास्तव में वे सब कुछ खो बैठा था। दक्षिण के इस अनंत युद्ध के कारण सरकारी खजाना खाली हो गया था। दक्षिण औरंगजेब के लिए असाध्य नासूर सिद्ध हुआ। इसमें ने ठीक ही लिखा है कि दक्षिण औरंगजेब की प्रतिष्ठा और उसके शरीर के लिए कब्र बन गया, क्योंकि दक्षिण में बीजापुर, गोलकुंडा और मराठों के बीच जो शक्ति संतुलन बना हुआ था वे मुस्लिम राज्यों के पतन से बिगड़ गया। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा की विजय के बाद मराठों को कुचलने के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, फिर भी वे अपनी मृत्यु तक मराठों के आतंक से मुक्त नहीं हो सका। इस प्रकार हमने मुगलों का मराठों के साथ संबंध का विस्तृत अध्ययन किया। धन्यवाद।